Hello everyone. Today will be discuss एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो वायु प्रदूषण क्या है कि वायु में किसी अनवांटेड सब्सटेंस का मिल जाना ही वायु प्रदूषण है, जो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन में एनी विजिबल डस्ट लिक्विड ड्रॉपलेट्स, डस्ट हो या धूल के कण हो, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हो या इनविजिबल पार्टिकल्स में जैसे कोई गैसेस हो, गैस, ठीक है, एयर हो, एयर में कोई भी गैसेस मिल जाए जैसे वो इनविजिबल है, जो उसका ओरिजिनल पार्ट नहीं है, उसका ओरिजिनल कंपोजिशन में से वो भाग नहीं थे, या उसका कंसंट्रेशन बढ़ गई। ठीक है, नॉर्मल कंपोजिशन जो है उसका, नॉर्मल जैसे कंपोजिशन है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो 0.003 है परसेंटेज है। अगर उसका कंपोजिशन बढ़ रहा है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो वो क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट डालते हैं ह्यूमंस पे और इकोसिस्टम पे। एनी विजिबल डस्ट या लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर इनविजुअल पार्टिकल आर गैस फाउंड इन द एयर दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल या नॉर्मल कंपोजिशन में, दैट काज एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन इकोसिस्टम। ठीक है, ये क्या है, इकोसिस्टम में एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये डिजीज़ काज करती हैं, बीमारी काज करती हैं, एलर्जीज काज करती हैं, इवन ये डेथ तक काज कर देती हैं। ठीक है, डेथ हो जाती है अगर पॉल्यूशन में। देखिए आप, प्रत्येक वर्ष पॉल्यूशन से लगभग 10 लाख लोगों की जान चली जाती है, मेनली एयर पॉल्यूशन से। पूरी दुनिया में लगभग 10 लाख लोग एयर पॉल्यूशन से मर जाते हैं। विभिन्न प्रकार की लंग कैंसर, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ठीक है, आई इरिटेशन और स्किन की डिजीज़, बहुत सारे हार्म होते हैं। काजेज हार्म ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हैं जो जीवित जंतु हैं, उन पर भी एयर पॉल्यूशन बहुत प्रभाव करता है। कारण आप हो, कारण ह्यूमंस है, उसकी इंडस्ट्रीज़ है, उसके उद्योग है, उसके व्हीकल्स हैं, लेकिन वो दूसरे जीव भी उससे प्रभावित होते हैं। और फूड क्रॉप्स आपको पता है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, इनहेंस ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, वर्षा पर्याप्त तरीके से नहीं हो रही, तो फूड क्रॉप भी प्रभावित होती है एयर पॉल्यूशन के कारण। जैसे एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन के कारण का मेनली क्या इफेक्ट होगा, एक तो कंसंट्रेशन चेंजेस होगी विभिन्न गैसेस की। इसके अलावा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो प्लांट्स के स्टोमेटा में बैठ जाते हैं या फिर उसकी प्लांट को ढक देते हैं, तो फोटोसिंथेसिस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, तो उसकी प्रोडक्टिविटी घटती है। इसके अलावा वो स्टोमेटा को ब्लॉक कर देते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज प्रभावित होता है। ठीक है, इसके लिए जब गैसियस, इसके अलावा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो उसमें फोटोसिंथेसिस प्रभावित होती है। ठीक है, डैमेज इन नेचुरल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट, क्या करते हैं ये, नेचुरल और जो बिल्ट हमारा इन्वायरमेंट है उसको नॉर्मली प्रभावित करते हैं। ये 2 टाइप के हैं। नेचुरल एयर पॉल्यूशन में आता है फॉरेस्ट फायर, पोलन डस्ट है, स्टॉर्म है, तूफान है, पोलन के जो डस्ट होती है, तो वो अननेचुरल में है या एंथ्रोपोजेनिक है, जो मैन मेड है, उसमें कोल कंबक्शन है, वुड एंड अदर फ्यूल्स का कंबक्शन है, जलाना, जैसे आप लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाते हैं, कोयला बनाने के लिए जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, अदर फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं कार्स में, होम्स, घरों में या फैक्ट्रीज में, तो इनसे भी ये अननेचुरल पॉल्यूशन है। ऑटोमोबाइल्स का यूज है, फैक्ट्रीज है जहाँ भी फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक में और आता है जैसे डस्ट है, जैसे आप रोड्स बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, ये सारे के सारे फॉर्म भी किस में आते हैं, अननेचुरल या मैन मेड में। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स आर क्लासिफाइड एज ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो एज ए इन्वायरमेंट में नेसेसरी उसी रूप में निकलते हैं और पॉल्यूशन काज करते हैं, और सेकेंडरी वो होते हैं जो जिस फॉर्म में निकलते हैं वो उस फॉर्म में पॉल्यूशन नहीं काज करते, वो इन्वायरमेंट के किसी कंपोनेंट के साथ मिक्स होके क्या करते हैं, पॉल्यूशन काज करते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस सच एज फॉर्म, वल्केनिक इरप्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फॉर्म, मोटर व्हीकल एग्जॉस्ट और SO2 रिलीज फ्रॉम फैक्ट्रीज। ये देखिए, ये पॉल्यूशंस वो हैं जो एज रिलीज हो रहे हैं और पॉल्यूशन काज कर रहे हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर नॉट एमिट डायरेक्टली बट दे फॉर्म्ड इन द एयर व्हेन प्राइमरी पॉल्यूटेंट रिएक्ट और इंटरैक्ट। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और आपस में रिएक्शन करके ही सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनाते हैं। जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन, जो ट्रेफोस्फीयर है, नीचे का स्फीयर है, नॉर्मली ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। ठीक है,
ट्रोपोस्फीयर में जो ग्राउंड लेवल है, जहाँ पे ओजोन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मली यहाँ पॉल्यूशन करती है, बहुत ऑक्सीडाइजिंग गैस होती है, तो ये सेकेंडरी पड़ी। इसके अलावा पैन है, ठीक है, विभिन्न, इसके अलावा स्मोक है, लंदन स्मोक है, ये सारे के सारे स्मोक इसके अंतर्गत आ जाते हैं सेकेंडरी। सम पॉल्यूटेंट्स में बी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दे आर बोथ इमिट डायरेक्टली एंड फाउंड बाय द अदर प्राइमरी। कुछ पॉल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होते हैं, एज वो प्राइमरी की तरह वो जब एसेस फॉर्म में रिलीज हुए तब भी वो पॉल्यूटेंट है, और वो विभिन्न गैसेस से रिलीज हो गए तब भी वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट काज करते हैं। जैसे मान लीजिए SO2 है या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, तो ये जब ये रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में तब ये ऐसे पॉल्यूशन है, पर आपस में ये इन्वायरमेंट के इफेक्ट करके H2SO4 HNO3 बनाते हैं और फिर एसिड रेन काज करते हैं, तो ये एज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गए, ठीक है। फिर एयर पॉल्यूशन के लिए जो मेजर कंपोनेंट्स हैं कि एयर पॉल्यूशन किसके किसके कारण होता है, क्या क्या कॉजेज़ हैं उसके, तो एयर पॉल्यूशन में सबसे पहले आता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट के रूप में नॉर्मली रिकॉग्नाइज होती है। सबके मन में एक ही बात आती है कि एयर पॉल्यूशन के लिए ये बहुत मेजर गैस है, पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट की, हमारे एटमॉस्फेयर का एसेंशियल कंपोनेंट है, ये बहुत ज़रूरी गैस है मेनली फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो जब ये इन्हेंस होती है, जब इसकी मात्रा, कंसंट्रेशन, इसका कंपोजिशन, अगर एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही, तब वो पॉल्यूशन की तरह काम करती है और ये ग्रीन हाउस हवा को बढ़ाती है। इसके साथ ही जब से C4 प्लांट्स होते हैं उनमें नॉर्मली क्या होता है, वर्तमान जो लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का वो सैचुरेशन लेवल नहीं है। C3 प्लांट के लिए तो पर्याप्त है, लेकिन C4 प्लांट के लिए सैचुरेशन लेवल नहीं है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो C3 लेवल पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो C4 प्लांट है उनकी फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, पर एक लिमिट तक। कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, आपको पता है कि जब बिजली, कोल का, फॉसिल फ्यूल का, या कहीं भी जहाँ भी कंबशन हो रहा है, जहाँ भी जलन हो रहा है, जहाँ भी कोई पदार्थ चल रहा है और वहाँ पे ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं है, तो नॉर्मली कार्बन मोनो ऑक्साइड बनती है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये हाईली पॉइजनिंग गैस है मेनली एनिमल्स के लिए। यह ऑक्सीजन से लगभग 250 ज़्यादा गुना एफिनिटी शो करती है हीमोग्लोबिन की तरफ। इसलिए जब आप देखते हैं कि जो घर के अंदर सिगड़ी वगैरह जलाते हैं वो लोग मेनली सल्फर कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉल्यूशन से प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, SO2, ये मेनली एज गैस के रूप में पॉल्यूशन है। मेनली जो फॉसिल फ्यूल आप पेट्रोल और ईंधन जलाते हो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही मेनली पॉल्यूशन का काज करते हैं। इसके अलावा उसमें होता है हाइड्रोकार्बन जो बर्न नहीं हो पाता, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड इसमें लिखा है, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड भी है, ठीक है, N2O है, NO2 है, तो विभिन्न ऑक्साइड्स हैं सल्फर की। ये मेनली फॉसिल फ्यूल के बर्न से ही आते हैं, चाहे कोल कंबक्शन हो या फॉसिल फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, किसी का भी ज्वलन आप कर रहे हो, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर नील किससे आता है, पार्टिकुलर इंडस्ट्रीज से आता है, जिसमें जैसे थर्मल पावर प्लांट है, सीमेंट प्लांट है। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर जैसे क्रेशर वगैरह हैं, और इसके अलावा आपको जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रही हैं, तो इनसे पार्टिकुलेट मैटर बढ़ता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इन्वायरमेंट पे फ्रीली मूव करते हैं, बहुत छोटे होते हैं। नॉर्मली ये 2-4 दिन तक इन्वायरमेंट में फ्रीली घूमते रहते हैं। जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट में आसानी से डाउन हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसमें ग्रेविटी के फोर्स से वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, पर ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, PM2 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। इनकी जो ये साइज़ है ये माइक्रोमीटर में नापी जाती है 10⁻⁻6 में। उसके आधार पे इनके साइज़ को रिकॉग्नाइज किया जाता है। मेनली जब पॉल्यूशन, पार्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, डस्ट पॉल्यूशन की बात करते हैं, तो नॉर्मली हम पार्टिकुलेट मैटर को PM10 और PM2.5 के में ही रिकॉग्नाइज करते हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन की बात करें तो जब ट्रोपोस्फीयर में ओजोन की मात्रा बढ़ जाती है, ओजोन की मात्रा जब बन जाती है तो ये नॉर्मली पॉल्यूशन की तरह काम करती है। जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है तब वहाँ पॉल्यूशन नहीं काम करती, जबकि ये फंक्शनिंग के रूप में काम करती है। तो अगर हम ये कहें कि इसकी जब पोजीशन चेंज होगी, अगर ये स्ट्रेटोस्फीयर में है तो पॉल्यूटेंट की तरह काम नहीं करती। ये सवाल भी आता है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि जो ग्राउंड लेवल की जो ओजोन है वो पॉल्यूशन कब है, पॉल्यूटेंट की तरह कब काम करती है, तो उसमें ऑप्शन आता है कि ट्रोपोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है
तो ये पॉल्यूटेंट की तरह काम नहीं करती। जब ये स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर में होती है, ग्राउंड के सरफेस के साथ होती है, तब ये पॉल्यूशन का एज ए पॉल्यूटेंट होती है। अब तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। मेजर है, ठीक है, मेजर जो गैसेस है उसमें इसका कंपोजिशन सबसे ज़्यादा है। ये ग्रीन हाउस गैस है, GHG गैस है। GHG का तात्पर्य है ग्रीन हाउस गैस, डिस्क्राइब एज द लीडिंग पॉल्यूटेंट एंड वर्स्ट क्लाइमेट पॉल्यूशन। देखिए, ये आज के टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इन्वायरमेंट का तो मेजर पार्ट था। इससे इन्वायरमेंट का ये मेजर इशू था, या इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज के टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत मेजर इशू है, बहुत ज़्यादा लीडिंग पॉल्यूटेंट्स है। देखिए, कोल कंबक्शन हो, चाहे इंडस्ट्री आपका, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे जहाँ फ्यूल कंबक्शन हो रहा है, पेट्रोल डीजल, लगभग आज के सारे व्हीकल इसी पे चलते हैं। तो ये सारे लीडिंग पॉल्यूटेंट हैं और ये सबसे ज़्यादा आज के टाइम में क्लाइमेट को नुकसान पहुँचा रही है। सोर्सेस में है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स का जलना, जीवाश्म ईंधनों का ज्वलन, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एक जो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, आज आप पता है एग्रीकल्चर बहुत तेज़ी से एग्रीकल्चर की जा रही है, उसके जो भी एग्रीकल्चर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे उसके फॉसिल फ्यूल्स है उसके अलग है। जैसे आप उसके जो पराली जला दी जाती है, सबसे बड़ा इशू है आजकल। तो इससे एग्रीकल्चर यूज से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलती है, ठीक है। रेस्पायरेशन से निकलती है, आपके एनिमल्स के रेस्पायरेशन से निकलती है, प्लांट्स के रेस्पायरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। पर नॉर्मली ये रेस्पायरेशन वाली कार्बन डाइऑक्साइड पहले पॉल्यूशन काज नहीं करती थी, क्योंकि वो बैलेंस रहती थी। पर आजकल पॉपुलेशन बढ़ने से नॉर्मली रेस्पायरेशन से भी कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा न्यूट्रलाइज नहीं हो पा रही। वल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी उद्गार है, रिलीज फ्रॉम ओशिन है, ओशिन से नॉर्मल बाइकार्बोनेट पे कार्बोनेट के फॉर्म में वहाँ है, उससे रिलीज होती है विभिन्न रिएक्शंस के द्वारा। मेल्टिंग है परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट नॉर्मली एक प्रकार की वो है, बर्फ़ की परत है। नॉर्मली आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड मेनली जो आपके आइलैंड्स हैं या समुद्र के जो ग्लेशियर है, मतलब जो आप कहें कि जो आर्कटिक और एंटार्कटिक वाला पोर्शन है या ग्रीनलैंड वाला जो पोर्शन है, वहाँ बर्फ़ की बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे, लगभग बर्फ़ की मोटी 10-10 मीटर मोटी चट्टान है, उनके नीचे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस दबी हुई हैं। जब ये ग्लेशियर आज ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघलते हैं तो वहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती हैं। इसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट एक प्रकार की सॉइल है जो मेनली बर्फ़ से बनी होती है। काजेस में आता है ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से इफेक्ट डालती है, तो ग्लोबल वार्मिंग कार्य करती है, भूतापीय तापन करती है, ओशिन का एसिडिफिकेशन होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब अत्यधिक मात्रा में आ जाती है तो ओशिन का ये एक एसिड बनाती है H2CO3, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो ओशिन में एसिडिफिकेशन का काम करती है। ऑन ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस की बात करें कि ह्यूमंस पे कौन कौन से इफेक्ट हुआ है, तो अगर इसकी हायर कंसनट्रेशन हो गई है तो ये रेस्पायरेशन के आपको जो फंक्शंस है, रेस्पायरेशन के फंक्शंस को उसको प्रभावित करती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा एफिनिटी शो करती है हीमोग्लोबिन, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मोर एफिनिटी शो करता है, देन कार्बन लगभग 20 गुना ज़्यादा एफिनिटी शो करता है। तो अगर आपके एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई है तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो प्रॉपर तरीके से सैचुरेट नहीं हो पाएगा, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपको हाइपोक्सिया हो सकता है, ठीक है। काजेज एक्साइटेशन फॉलोइंग द डिप्रेशन ऑफ CNS। देखिए, पहले अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो पहले CNS का एक्साइटेशन होगा, त्वरित होगा, बढ़ेगा, उद्वेलित होगा, और उसके बाद डिप्रेशन में चला जाएगा। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेनली हम मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट विद लिक्विफाइड CO2 काजेज फ्रॉस्ट बाइट, ठीक है। अगर आपको लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हो तो आप क्या करता है, फ्रॉस्ट बाइट। नॉर्मली देखिए, आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े जगह होती है मॉल्स में, आप देखिएगा कि सिलेंडर रहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जब इसकी होती है तो मान लीजिए जहाँ फंस जाती है और अगर लिक्विफाई हो गई, उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो वहाँ पे बर्फ़ की तरह जम जाती है और उसको नुकसान पहुँचाती है। वर्कर्स एक्सपोज टू हायर कंसंट्रेशन आर इफेक्टेड टू डैमेज रेटिना। जो वर्कर्स होते हैं जैसे कोल माइंस के हैं या फिर जहाँ भी बर्निंग हो रही है, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, अगर उसके बाद में हायर कंसंट्रेशन में एक्सपोजर हो गया, बहुत देर तक उसमें रह गए, उनकी रेटिना भी डैमेज हो सकते हैं, उनकी आँख खराब हो सकती है। सेंसिटिविटी टू लाइट, फोटोफोबिया, लाइट के लिए फोटोफोबिया। देखिए, अगर कार्बन डाई के इससे क्या होगा, जब रेटिना आपके कंसंट्रेशन अधिक मात्रा तक अधिक टाइम तक रह जाएगी तो आप लाइट के लिए सेंसिटिव हो जाएंगे, तो आप बाहर धूप में नहीं निकल सकते, आपको फोटोफोबिया हो जाएगा, आप में धूप लाइट में जाने से, प्रकाश में जाने से डरेंगे। मेन कारण क्या होता है कि आपकी आंखें उस लाइट को
को इफेक्ट को सह नहीं पाती हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं, वो उनको नुकसान होता है। एबनॉर्मल आई मूवमेंट होगा, आँखों का प्रॉपर मूवमेंट नहीं हो पाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ विजुअल फील्ड, जो विजुअल फील्ड्स है, ठीक है, उनका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, वो सक्रिय हो जाएंगे, आपको कम दूर तक दिखाएगा, कम क्षेत्र दिखाई देगा। और जो ब्लाइंड स्पॉट है वो बढ़ जाएगा, मतलब आपको कम ज़्यादा, जैसे पहले आप नॉर्मल थे तो नॉर्मल की तुलना में आपको कम क्षेत्र दिखाई देगा और वो कॉन्स्ट्रेंट हो जाएगा, आपका विजुअलाइजेशन बढ़ जाएगा, मेनली आंखें आपकी खराब हो जाएंगी। प्लांट्स की बात करें अगर हायर कंसंट्रेशन में कैन डिक्रीज द नाइट्रोजन कंसंट्रेशन इन द प्लांट, जस्ट डिक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट एंड ग्रोथ। अगर इनकी प्लांट में कंसंट्रेशन हाई हो जाए या उस इन्वायरमेंट में जिसमें प्लांट है उसमें कंसंट्रेशन अगर हाई हो गई तो नॉर्मली क्या होगा, वहाँ पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। और नाइट्रोजन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो प्रोटीन की ग्रोथ कम, प्रोटीन अगर सिंथेसिस कम हुई तो ग्रोथ भी घटेगी और उसके साथ साथ आपका शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एंजाइमेटिक एक्शंस भी प्रभावित होंगे। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया यहाँ देखने को मिलेगी। रिडक्शन ऑफ पोर्स नंबर, पोर्स के नंबर में घटेगा, जो उसमें लेस ट्रांसपायरेशन होगा। फिर ठीक है, ये सारी की सारी प्रक्रिया आपको देखने को कहाँ मिलेगी, ये सारी की सारी प्लांट्स में। ऑन एनिमल्स डिफ़िकल्टी इन रेस्पायरेशन एंड सफोकेशन होगा, उसमें रेस्पायरेशन में डिफ़िकल्टी होगी, आप सांस लेने में आपको दिक्कत महसूस होगी और आपको सफोकेशन होगा। जैसे आपको सफोकेशन तात्पर्य दम घुटना, जैसे आप कहीं आ जाते हैं, कहीं रहते हैं या कहीं छोटी जगह में रहते हैं तो दम घुटने जैसे जहाँ ऑक्सीजन की कमी सी महसूस होती है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो ये कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस गैस है। इसमें ना तो कोई कलर होता है, ना तो कोई ओडर होता है, ना गंध होती है, ना ही कोई इसका टेस्ट होता है, ठीक है, स्वाद कोई नहीं होता। नोन एज ए द साइलेंट किलर, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि नॉर्मली जहाँ ये होती है ये बहुत चुपचाप, बहुत घातक होती है और बहुत जल्दी इससे आदमी की डेथ हो जाती है। नॉर्मली सारा का सारा हीमोग्लोबिन इससे कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो कि एक अनरिवर्सिबल कंपाउंड है। तो शरीर से हीमोग्लोबिन पूरी तरह बाइंड हो जाता है, तो ऑक्सीजन उससे बाइंड अप होकर नहीं जा पाती है ब्लड में, आपके शरीर में टिश्यू तक नहीं पहुंच पाती, हाइपोक्सिया का हो जाता है और फाइनली डेथ हो जाती है। कलरलेस सोर्सेस में इमिटेड व्हेन व्हीकल बर्न गैसोलीन, मैंने कहा कि जब ये तभी इमिट होती है जहाँ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं है। तो जब व्हीकल्स बर्न करते हैं, गैसोलीन से तात्पर्य पेट्रोल, जब पेट्रोल का कंबक्शन होता है, केरोसिन का कंबक्शन होता है या लकड़ी का, वुड का कंबक्शन हो रहा है, किसके लिए, होम घरों में, किसके लिए, ऊष्मा के लिए, हीट के लिए, स्टोव में, वाटर हीटर में, इंडस्ट्री रिसोर्सेज के लिए। जब मेनली किसका लकड़ी जला रहे हैं या विभिन्न फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या केरोसिन हो, तो नॉर्मली ये निकलती है जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो। कंबक्शन तो हो रहा है पर वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत ज़्यादा घातक होती है, ठीक है। कंट्रीब्यूट ये क्या करती है, कंट्रीब्यूशन में स्मोक में भी है, स्मोक बनाने के लिए, धुंध बनाने के लिए, कोहरा बनाने के लिए भी मेजर रोल अदा करती है, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आगे पढ़ लेते हैं, ये ह्यूमंस में कौन कौन से इफेक्ट करती है। तो डेराइव्स बॉडी टू O2 बिकॉज ए हाई एफिनिटी टूवर्ड होमोग्लोबिन एंड कंबाइन विद फॉर्म कार्बोक्सी होमोग्लोबिन, में आपको बता दिया। और ये इसके अलावा हेडेक होगा, सर दर्द होगा, फटीग आएगा, ठीक है, थकावट महसूस होगी, इम्पेयर्ड विजन होगा, आपको दिखाई नहीं देगा अच्छे से, रिड्यूस मेंटल अल्टरनेस, आपका दिमाग प्रॉपर तरीके से नहीं काम करेगा, आपका दिमाग थका सा महसूस होगा, आप अलर्ट नहीं रह पाएंगे पूरी तरीके से, हार्ट में डैमेज होगा, हृदय आपका खराब होगा, आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। इवन काज अगर आपका बहुत ज़्यादा हो गई, जैसे आप नॉर्मली देखेंगे जो लोग ठंड में क्या होता है, सिगड़ी जला लेते हैं घर के अंदर, रूम के अंदर उसे बंद कर देते हैं। तो सबने सुना होगा न्यूज़ में कि कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, रूम बंद करके सो गए, सिगड़ी जल रही थी और फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही डेथ होती है। फिर है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें हिप्नोस्टिक काज होगा, ठीक है, रिटार्डेशन होगा, इन स्टेम एलोंगेशन नहीं हो पाएगा। हिप्नोस्टिक का मतलब है कि उसकी जो पत्तियां हैं वो नीचे झुक जाएंगी। फिर रिटार्डेशन, स्टेम एलोंगेशन नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से, रिड्यूस लीव्स होती हैं, लीव्स का प्रॉपर तरीके से विकास नहीं हो पाता, येलोइंग ऑफ लीव्स होगी, लीव जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाएंगी,
हाइपरट्रोफाइड टिश्यू ऑफ स्टेम एंड रूट। देखिए जो हाइपरट्रोफाइड टिश्यू है वो स्टेम और रूट का वो इफेक्टेड होगा, उससे लार्ज नंबर ऑफ साइड सूट्स फॉर्म लेटरल सूट। देखिए इसमें क्या होगा कि बहुत अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई तो साइड सूट लेटरल सूट की मात्रा बढ़ने लगती है। नॉर्मली एक आपको पता है एपिकल पार्ट होता है, एपिकल सूट में एपाइकल पार्ट, उससे लेटरल पार्ट्स बहुत सारे सूट्स निकलेंगे। आल्सो काज ग्रोथ विगर, इसको ग्रोथ बढ़ाने वाला कहा जाता है या को विगर कहते हैं, विगर कह नहीं सॉरी विगर से तात्पर्य है कि ग्रोथ को ये घटाता है, विगर है उसको नुकसान कराता है, सेंसिटिविटी टू लॉस, ठीक है, सेंसिटिविटी को ये ख़त्म करता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड नॉर्मली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, किससे हो रहा है, मेनली फॉसिल फ्यूल्स के कंबक्शन से यूज हो रहा है, वर्ण की फैक्ट्री से हो रहा है, व्हीकल से निकल रहा है, और इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार से निकल रहा है, मेटल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से निकल रहा है, जो आयरन इंडस्ट्री है, लोहे कॉपर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चरिंग से निकल रहा है, तो जो खाद बन रही है इससे। प्रेजेंटली पावर प्लांट ये पावर प्लांट का जो एग्जॉस्ट होता है थर्मल पावर प्लांट का, उसमें रहता है कोल कंबक्शन में या फॉसिल फ्यूल में, ये हर जगह होता है। मेनली जो फॉसिल फ्यूल का कंबक्शन पेट्रोल डीजल का, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ही मेन कंटेंट होता है। इसका जो इफेक्ट है इन्वायरमेंट में, ये एसिड रेन काज करता है, डिफॉरेस्टेशन काज करेगा, कोरोजन काज करेगा। आपको पता है कोरोजन से तात्पर्य है कि जो क्षरण होता है, जैसे लोहे का क्षरण है, एल्युमिनियम का क्षरण है, इनका क्षरण को प्रभावित करता है। ऑन ह्यूमंस मेनली ऑक्सीडाइजेशन की प्रक्रिया इसमें बहुत तेज होती है, मेनली ये ओजोन के बाद मेनली ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है, ठीक है। ऑन ह्यूमंस ई नैरोज द एयरवे, क्या होता है हमारे ट्रैकिया का जो हमारा एयरवे है, हमारा जो श्वसन का जो हमारा रास्ता है उसको ये घटा देता है, काजिंग वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देखिए वीजिंग का तात्पर्य हमें छींक वगैरह आएगी, और इसके अलावा स्नीजिंग नहीं वीजिंग, इसके अलावा शॉर्टनेस, हमारी ब्रीथ, हमारी जो श्वसन है वो बहुत जल्दी होगा छोटा, क्योंकि हमारे लेवल में हमारा जो ऑक्सीजन है, जो हमारा हीमोग्लोबिन वो सैचुरेट नहीं हो पा रहा है, तो सैचुरेशन के चक्कर में हमारी ब्रीथ छोटी होती जाती है। स्पेशली दोस्त विद अस्थमा, जिन उनमें बेसिकली ये देखने को मिलता है जिनको अस्थमा की कंडीशन होती है, अस्थमा होता है, इरिटेशन होगा, स्किन आँखें जलने लगती हैं, ठीक है। नोज थ्रोट और लंग्स में भी इसके इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। हार्ट डिजीज मिलने क्या होगा, आँखों में, नाक में, कानों में या जलन महसूस होने लगती है, हार्ट डिजीज होगी, हृदय बीमारियाँ होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम में सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपको खांसी आएगी, कफिंग होगी, विजन आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, दिखाई नहीं देगा, आंखें जलने लगेगी। इन एनिमल्स की बात करें तो इसमें रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, श्वसन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें होंगी, ब्रोंकाइटिस होगी, ब्रोंकाइटिस है मतलब आपके लंग्स में, पूरे आपके ट्रैकिया वाले पोर्शन में जो आपका रेबड है उसमें सूजन आ जाएगी, म्यूकस का सिक्रीशन होगा, म्यूकस से मतलब है कि जो चिकना पदार्थ निकलता है उसका सिक्रीशन होगा, बढ़ जाएगा वो, तो आप सांस लेने में आपको दिक्कत होगी, स्किन डिजीजेज आ जाएंगी, स्किन विभिन्न प्रकार के चर्म रोग होंगे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होंगी, हृदय से संबंधित बहुत प्रकार के रोग होंगे आपको, नोज थ्रोट और आई और लंग्स में इरिटेशन होगा, जलन होगी, ठीक है, नाक में, गले में, आँख में और लंग्स में विभिन्न प्रकार के इरिटेशन होगी, जलन होगी, महसूस होगी, ठीक है। ऑन प्लांट्स इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस, ये इनहिबिट करता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को, उसकी ग्रोथ को, उसके विकास को। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू कंटिन्यूअस पोर ओपनिंग, ये क्या है कि स्टोमेटा की ओपनिंग को प्रमोट करता है, ठीक है। तो अगर ये सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन हो गया तो क्या होगा कि लगातार स्टोमेटा खुले रहेंगे तो पॉल्यूशन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती रहे, स्टोमेटा लगातार ओपन रहेंगे तो जो ट्रांसपायरेशन की प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहेगी, तो एक्सेसिव लॉस होगा वाटर का। ड्यू द यील्ड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये जो प्रोडक्शन है, चाहे अगर क्रॉप प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ क्वालिटी भी गिरेगी और क्वांटिटी भी गिरेगी, मात्रा भी घटेगी और क्वालिटी तो घटेगी ही। ब्लीचेज आर पिगमेंट्स नेक्रोटिक एरिया विजुअल ऑन लिप्स, देखिए ये मेनली क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है, ये ब्लीच कर देती है, कलर उड़ा देती है, जहाँ भी इसके टच में आता है पत्तियों से ये पैचेज के फॉर्म में कलर उड़ जाते हैं, ठीक है। क्रोनिक स्पॉट आएंगे, वहाँ पे पूरा डिजॉल्व होगा और ब्राउन टिप्स आ जाएंगी, उनकी ब्राउन टिप्स, जब पत्तियों में सल्फर की पॉइजनिंग हो जाती है तो पिगमेंटेड नेक्रोटिक एरिया दिखेंगे, ऐसे कुछ एरिया दिखेंगे जो नेक्रोटिक हैं, जहाँ गल सी गई है पत्ती, और उसके अलावा वहाँ स्पॉट्स दिखेंगे, ठीक है।
और टिप इनकी ब्राउन हो जाएगी। अब नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में होता है, ये ब्राउन गैस है, रेडिश ब्राउन गैस है। नाइट्रोजन डाई, हम यहाँ पे ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें। इसके अलावा बहुत सारे ऑक्साइड है, N2O है, N2O5 है, ठीक है, N2O4 है। तो विभिन्न ऑक्साइड, ये भी मेनली फांसी फ्यूल के कंबक्शन से ही निकलती है। इसके अलावा और विभिन्न प्रकार के जैसे वल्केनिक इरप्शंस है, और इसके अलावा फॉसिल फ्यूल या फिर कहें कि विभिन्न एनिमल या प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं उनका ओमनिफिकेशन या उसका जब वो सड़ते हैं तो उससे भी गैस नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड्स निकलते हैं। प्रोड्यूस विद नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑन द एटमॉस्फेयर। ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेता है एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से मिल के। प्रेजेंट इन कार एग्जॉस्ट एंड पावर प्लांट, हीटिंग प्लांट्स एंड फैक्ट्री इमिशंस। किस में होता है ये, किसके एग्जॉस्ट में होता है, किसके इमिशंस में होता है, किसके धुएं में होता है? तो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, हीटिंग प्लांट होते हैं कुछ जो ऊष्मा को पैदा करते हैं, और इसके बाद फैक्ट्री एमिशन जो है, जिस फैक्ट्री का एमिशन हो नॉर्मली उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। क्या काज करते हैं इन्वायरमेंटल में? ये एसिड रेन काज करते हैं एज एन HNO3 बना के, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, और रेड हेजेस काज करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल स्मोक काज करते हैं। ये स्मोक मतलब होता है धुंध, तो जो पेट्रोकेमिकल्स या कहें कि जो एग्जॉस्ट से काज करता है उससे होते हैं। ऑन ह्यूमंस में ये अगर इफ़ेक्ट की बात करें तो ये लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, आपको खांसी आएगी, इंक्रीज इन द चांस ऑफ रेस्पायरेशन, श्वसन से संबंधी बीमारियां होंगी, उनमें इन्फेक्शंस होंगे, इरिटेशन होगा, आई में इरिटेशन आ जाएगा, आँख जलेगी, नोज जलेगी, जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड में हो रहा था। स्किन में विभिन्न रोग हो जाएंगे, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा स्किन में, नॉर्मली वही सारे सिम्टम हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड में हो रहे थे, स्किन डिजीज होगी और लंग्स डैमेज हो जाएगा। ऑन एनिमल्स स्किन इरिटेशन होगा, रेस्पायरेशन की प्रॉब्लम होगी, श्वसन संबंधी दिक्कतें आएंगी, इंटरेस्ट फाइब्रोसिस होगी, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होगी। देखिए इंटरस्टिशियल से तात्पर्य है विभिन्न स्किन के नीचे या सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ फाइब्रोसिस होगा, फाइबर्स का जमाव होगा, एफॉक्सिया होगा, नॉर्मली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, ठीक है, ब्रोंकाई में आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, लंग एडिमा हो जाएगी, ठीक है, और निमोनिया हो जा सकता है। ये सारे सूजन, लंग्स में सूजन, निमोनिया आदि की कंडीशंस हो सकती हैं। ऑन प्लांट्स में ये ग्रोथ को घटाता है, रिड्यूस्ड ग्रोथ, लीफ को डैमेज करता है, पत्तियों को खराब करता है, क्लोरोसिस होती है, मतलब क्लोरोसिस से तात्पर्य वहाँ का क्लोरोप्लास्ट डिजेनरेट हो जाता है, वहाँ पे स्पॉट वाइट कलर ग्रीन कलर की जगह वाइट स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। मोर ससेप्टेबिलिटी टूवर्ड डिजीज एंड फ्रॉस्ट डैमेज, नॉर्मली ये मोर ससेप्टेबल हो जाते हैं किसके लिए, डिजीज़ों के लिए, और फ्रॉस्ट डैमेज होता है, मेनली बर्फ से संबंधित जो डैमेज होते हैं उन्हें हम फ्रॉस्ट डैमेज कहते हैं। अब आता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। पार्टिकुलेट मैटर मैंने कहा था कि ये नरमी आपकी धूल के कण होते हैं। पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइजेज स्ट्रक्चर दैट आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स रिलीज होते हैं वो पार्टिकुलर मैटर के फॉर्म में होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, और इसके अलावा सीमेंट प्लांट है। इसके अलावा जहाँ भी रोड बन रही हैं वहाँ पे देखिएगा धूल उड़ती रहती है। इसके अलावा आपकी धूल के जो तूफान आते हैं, आंधी तूफान आते हैं, इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे पार्टिकुलेट मैटर बढ़ता है। प्रेजेंट इन द मेनी सोर्सेस इंक्लूडिंग फॉसिल फ्यूल, डस्ट, स्मोक और फॉग। आप ये फॉसिल फ्यूल के कंबक्शन से भी होता है, जैसे उसमें लेड वगैरह के पार्टिकल रहते हैं, डस्ट से उड़ता है, धुएँ से होता है, और फॉग कोहरे से नॉर्मली ये आपको देखने को मिलता है। किस किस में होता है? कैन बिल्ट अप रेस्पायरेशन सिस्टम। ये देखिए जो PM है, पार्टिकुलेट मैटर है, वो आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम को बहुत इन्फेक्ट करता है, मेनली PM2.5। जो PM2.5 है वो ज़्यादा घातक है एज की तुलना में PM10, ठीक है, क्योंकि और छोटे पार्टिकल होते हैं आपके रेस्पायरेटरी सिस्टम में बैठ जाते हैं। क्या क्या इफेक्ट करते हैं ये? हार्ट एंड लंग डिजीज़ को प्रमोट करते हैं, इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पायरेटरी इन्फेक्शन, रेस्पायरेटरी श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ाते हैं, क्योंकि डस्ट के पार्टिकल आपके साथ जाएंगे तो ब्रोंकाइटिस होगा, अस्थमा संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। ग्राउंड लेवल में अगर ये बढ़ रहा है, ग्राउंड लेवल ओजोन की अब बात कर लेते हैं हम। तो ग्राउंड लेवल ओजोन की बात कर लेते हैं। ओजोन अगर ग्राउंड है, ट्रोपोस्फीयर में है, तो वो पॉल्यूशन काज करते हैं। एट अपर लेवल ओजोन सील्ड अर्थ फ्रॉम द सन्स हार्मफुल यूवी रेज। अगर ये ऊपर है, स्ट्रेटोस्फीयर में है,
तो ये हमारे शील्ड की तरह काम करती है, हमारे कवच की काम करती है। यूवी रेज से, सूर्य की यूवी रेज से हमें बचाती है। नॉर्मली जो यूवी रेज घातक होती हैं, कैंसरजनक होती हैं, उनसे हमें बचाता है। एट ग्राउंड लेवल ओजोन इज हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स बियॉन्ड 2 माइल्स अबव द ग्राउंड। अगर 2 किलोमीटर माइल्स तक अगर है ये इन्वायरमेंट में है तो ये हमारे लिए हार्मदायक है। नॉर्मली आपको पता है कि ये 20 से 25 किलोमीटर के ऊंचाई पे रहती है इक्वेटर पे, और पोल्स में 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहती है, के ऊपर पाई जाती है नॉर्मली ओजोन लेयर। अगर आपके ग्राउंड से नॉर्मल सरफेस पे 2 किलोमीटर तक अगर ओजोन है तो ये आपके लिए घातक है, एज ए पॉल्यूटेंट है। फॉर्म्ड फ्रॉम कार पावर एंड केमिकल प्लांट एग्जॉस्ट, मेनली किससे मिलेगी? कार के एग्जॉस्ट में निकलती है। पावर प्लांट और केमिकल प्लांट्स जो होते हैं जहाँ विभिन्न प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं, जैसे पेंट्स बन रहा है, विभिन्न और रिएजेंट्स बन रहे हैं, वहाँ से ये निकलती है। कॉजेज़ में क्या है? ये ह्यूमन में क्या करेगी? इरिटेट करेगी, रेस्पायरेशन सिस्टम को इरिटेट करेगी, अस्थमा काज का होगा, लंग्स का फंक्शन रिड्यूस्ड होगा, वहाँ पे सूजन आ जाएगी, डैमेज करेंगे लंग्स को, एल्वेलाई को मेनली डैमेज कर देते हैं, जो एग्रीवेट द लंग डिजीज, मतलब लंग्स डिजीज को बढ़ाते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, COPD काज करते हैं, ठीक है। और शोर थ्रोट होता है। ये क्या होता है? शोर थ्रोट से मतलब है कि आपके गले में घाव से हो जाएंगे। मेनली ये बहुत ऑक्सीडाइजिंग होती है, बहुत खतरनाक गैस है, ठीक है। ऑन एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो डिक्लाइन इम्यूनिटी को घटाती है, हमारे सुरक्षात्मक तंत्र को, हमारे इम्यूनिटी को घटाती है। रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस काज करती है, जो श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, इन्फेक्शंस है, डिजीज़ हैं, वो काज करती हैं। आई और थ्रोट में, आँखों और गले में मेनली इरिटेशन काज करती है, ठीक है, जलन वगैरह होगी, थोरेसिक पेन होगा, सीने में आपके दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन एंड रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट होगा, आपके जो रेस्पायरेटरी ट्रैक है, नाक से लेकर ट्रैकिया और लंग्स वाला पोर्शन, उसमें इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाएगी, और ये फिशेस के लिए बहुत लीथल होती है, ठीक है। उनमें मेनली ऑक्सीडाइजेशन काज कर देंगे और वो मर जाती है। एंड प्लांट्स की मोर ससेप्टेबिलिटी टू डिजीज़, ये बीमारी के लिए बहुत ससेप्टेबल हो जाते हैं। जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी इन पे इफेक्ट्स कर लेती हैं अगर ओजोन का पॉल्यूशन है। अदर पॉल्यूटेंट्स की बात करें, अदर पॉल्यूटेंट एंड पेस्ट को ये भी इफेक्ट करते हैं। दूसरे पॉल्यूटेंट, अगर ओजोन का पॉल्यूशन हो गया है तो मेनली ये डैमेज कर देती है उसके लीफ को, इसके स्टेम को, उसके तनों को तो क्या होगा? वहाँ पे जो पॉल्यूटेंट और पेस्ट है वो आसानी से वहाँ इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। रिड्यूस्ड ग्रोथ क्रॉप एंड यील्ड, ये क्या करेगा? आपकी प्लांट्स की ग्रोथ और उसकी यील्ड को भी घटाते हैं। कंपटीशन एंड हार्श इन्वायरमेंट, ये क्या करेगा? इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान देता है और हमारे लिए प्रॉपर तरीके से रहने लायक वो नहीं रहता है। ये डैमेज करेगा किसको? लीव्स को, उसकी चेंज कर देगा लीफ डिस्कलर। देखिए जैसे सल्फर डिस्कलराइज कर रही थी, ठीक है, क्लोरोसिस काज कर रही थी, ये सारे इफेक्ट यहाँ भी आएंगे क्योंकि ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग गैस है। इंक्रीज फोलिएशन रेट एंड लेशन, ये फोलिएशन रेट को बढ़ाएगी। मेनली क्या है? फोलिएशन, जैसे आपकी फ्लावरिंग प्लांट हो तो फ्लावरिंग रेट बढ़ेगी, ठीक है। और इसके अलावा उस विभिन्न डिजीजेज जो होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड की, वही सारी की सारी यहाँ भी शो होंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए अब इस पोर्शन में इतना ही। अब अगली क्लास में हम देखेंगे कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, तो उसके लिए